एग्री स्टडी इंडिया में सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है, एमसी क्वेश्चन की जो श्रृंखला चल रही है उसको हम लगातार भी चलाते रहेंगे और इसी क्रम में हम एक श्रृंखला लाए हैं। केएस नाम से जो श्रृंखला है, ये एक श्रृंखला लगभग 20 क्लासेस की श्रृंखला रहेगी, जिसमें आपको कृषि से संबंधित बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो चलते हैं हम अपने पहले प्रश्न की तरफ। आपको पहला प्रश्न स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इसको हम थोड़ा सा पढ़ते हैं, उसके बाद इसको एक्सप्लेन करते हैं। प्रश्न कह रहा है हमारा, निम्न फलों में से कौन सा फल राइबोफ्लेविन का प्रचुरतम स्रोत है। निम्न फलों में से कौन सा फल राइबोफ्लेविन का प्रचुरतम स्रोत है। ऑप्शन ए बेल, ऑप्शन बी अनानास, ऑप्शन सी आम, ऑप्शन डी बेर। तो उस ऑप्शन का चयन करना है जो राइबोफ्लेविन का प्रचुरतम स्रोत है। राइबोफ्लेविन को हम लोग विटामिन विटामिन बी 2 के नाम से भी जानते हैं। राइबोफ्लेविन को हम विटामिन बी 2 के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें जो हमारा जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए बेल जो है वो हमारा सही ऑप्शन होगा। जो बेल जो है वो राइबोफ्लेविन का अच्छा स्रोत है और विटामिन बी 2 इसको राइबोफ्लेविन के नाम से जाना जाता है। चल, अगर इसी में बात की जाए आम के बारे में बात की जाए तो आम जो है विटामिन ए का अच्छा स्रोत है। विटामिन ए का अच्छा स्रोत है। तो हमारे पहले प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन ए बेल। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 को हम एक बार पढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2, प्याज में कंद यानी बल्ब्स के निर्माण एवं विकास के स्थान पर समय से पहले सीड स्टॉक्स के निकलने को कहते हैं। प्याज का जो कंद है उसके निर्माण और उसका डेवलपमेंट जब इस समय होता है, उस समय से पहले ही उसमें सीड स्टॉक्स निकल आता है जिसमें सीड लगते हैं। तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए बटनिंग, ऑप्शन बी बोल्टिंग, ऑप्शन सी ब्राउनिंग और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। तो अगर बात की जाए कि प्याज और के कंद एवं विकास के स्थान पर समय से पहले सीड स्टॉक्स जो निकलते हैं, उस प्रक्रिया को हम बोल्टिंग कहते हैं। उस प्रक्रिया को हम बोल्टिंग कहते हैं। तो ऑप्शन संख्या वी जो है वो हमारा सही होगा। बात कर लेते हैं बटनिंग में। बटनिंग किससे संबंधित है। बटनिंग हमारी संबंधित है फूल गोभी से। फूल गोभी से संबंधित है। बटनिंग हमारी फूल गोभी से संबंधित है। और बटनिंग की समस्या क्यों होती है। बटनिंग की समस्या होती है नाइट्रोजन की कमी के कारण। नाइट्रोजन की कमी के कारण जो फूल गोभी का खाने वाला भाग, जिसको हम लोग कर्ड कहते हैं, कर्ड का छोटा रह जाना, उसको हम बटनिंग कहते हैं। ब्राउनिंग को देखते हैं। ब्राउनिंग जो है वो भी फूल गोभी से संबंधित है और ब्राउनिंग की जो समस्या होती है वो बोरॉन डिफिशिएंसी के कारण होती है। बोरॉन की कमी के कारण होती है। ये ब्राउनिंग में जो फूल गोभी का जो सफ़ेद कलर होता है जो कर्ड का, वो प्रॉपर नहीं बनता है, तो उसको हम ब्राउनिंग कहते हैं। तो प्याज में कंद के निर्माण एवं विकास के स्थान पर समय से पहले सीड स्टॉक्स के निकलने को हम लोग बोल्टिंग कहते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी दलहनी फसल को शाकाहारी मांस कहा जाता है। हमें दलहनी फसल का चयन करना है जो शाकाहारी मांस के नाम से जानी जाती है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए मूंग, ऑप्शन बी उर्द, ऑप्शन सी लोबिया और ऑप्शन डी अरहर। तो शाकाहारी मांस के नाम से जो जानी जाती है वो जानी जाती है हमारी लोबिया। लोबिया जो है हमारे शाकाहारी मांस के नाम से जानी जाती है और इसको हम काव पी के नाम से भी जानते हैं। काव पी के नाम से भी जानते हैं। काव पी के नाम से भी जानते हैं।
इसको अगर इसके बॉटिकल नाम की बात की जाए तो इसका बॉटिकल नेम होता है विग्ना अंगुइकुलाटा। विग्ना अंगुइकुलाटा। उर्द जो होता है, उर्द इसका ओरिजिन स्थान भारत है, ओरिजिन स्थान भारत है। और इसका जो बॉटिकल नाम होता है वो बिगना मूंगो होता है। बिगना बिगना मूंगो होता है। बिगना मूंगो होता है। बिगना मूंगो होता है। मूंग की बात की जाए, मूंग का वैज्ञानिक नाम जो होता है, बॉटिकल नेम होता है, वो बिगना रेडियाटा होता है। बिगना रेडियाटा। बिगना रेडियाटा। बिगना रेडियाटा होता है। अरहर के बारे में बात की जाए, अरहर का जो बॉटिकल नेम होता है वो केजनस कजान होता है। केजनस कजान होता है। केजनस कजान होता है। केजनस कजान होता है। मूंग को एक दूसरे नाम से जाना जाता है जिसको हम ग्रीन ग्रीन ग्राम के नाम से भी जानते हैं। मूंग को हम ग्रीन ग्राम के नाम से भी जानते हैं। तो हमारा जो ऑप्शन होगा, दलहनी फसल जो शाकाहारी मांस के नाम से जानी जाती है, वो ऑप्शन संख्या सी लोबिया हमारा सही आंसर होगा। लोबिया हमारा सही आंसर होगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है सबसे ज्यादा गुणसूत्र संख्या 2n 304 वाला फल है। ऑप्शन है केला, ऑप्शन बी अमरूद, ऑप्शन सी सहतूत मालबरी और ऑप्शन डी काजू। तो हमें इन चार में से उस फसल का चयन करना है जिसमें सर्वाधिक गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम नंबर 2n 308 हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें अपने ऑप्शन को। हमारा ऑप्शन जो है वो होगा ऑप्शन संख्या सी सहतूत मालबरी। इसके बारे में बताना चाहेंगे। सहतूत जो है विश्व के सर्वाधिक गुणसूत्रों को धारण करने वाला पौधा है। 2n इसका 308 होता है। 308 होता है। केले की बात की जाए तो केले में गुणसूत्र ये 2n बराबर 22 होता है। अमरूद में बात की जाए, अमरूद में गुणसूत्रों की संख्या 2n, इसमें भी 22 होता है। काजू में बात की जाए, काजू में 2n 42 होता है। 42 होता है। तो जो सबसे ज़्यादा गुणसूत्र धारण करने वाली फसल है वो है हमारा सहतूत, और सहतूत को ही मालबरी कहते हैं। ऑप्शन संख्या सी जो है वो हमारा सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 हमारा स्क्रीन पे ये रहा, और प्रश्न संख्या 5 को एक बार पढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5 क्या कहता है? वानस्पतिक रूप से लोकाट फल है। वानस्पतिक रूप से लोकाट फल है। ऑप्शन ए सेरोसिस, ऑप्शन बी नट, ऑप्शन सी पोम और ऑप्शन डी स्टोन। ऑप्शन डी स्टोन। तो जो वानस्पतिक रूप से लोकार्ड जो है वो हमारा क्या है? लोकार्ड जो है हमारा वो पॉम है। लोकार्ड जो है वो हमारा पॉम है। तो हमारा ऑप्शन सी जो है वो राइट होगा। ऑप्शन सी जो है वो राइट होगा। सेरोसिस की बात की जाए, सेरोसिस कौन कौन सेरोसिस टाइप का जो फल होता है वो कौन कौन से फलों में पाया जाता है? वो पाया जाता है अनानास, अनानास, अनानास और सहतूत। सहतूत यानी कि मालबरी। सहतूत, सहतूत। नट की बात की जाए, नट में आता है आपका अखरोट, अखरोट, अखरोट और पिस्ता इत्यादि। पिस्ता इत्यादि। स्टोन की बात की जाए, स्टोन हमारा होता है, ये होता है लीची, लीची, खजूर इत्यादि। तो वानस्पतिक रूप से लोकाट फल है। लोकाट फल जो है वो हमारा पोम है। तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा कहता है, अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 6, और प्रश्न संख्या 6 को आप एक बार पढ़िए, पढ़ते हैं इसको। मार्मलेड
तैयार करने के लिए कौन सा फल सबसे उपयुक्त रहता है? मार्मलेड तैयार करने के लिए कौन सा फल सबसे ज़्यादा उपयुक्त रहता है? ऑप्शन ए लीची, ऑप्शन बी अमरूद, ऑप्शन सी आम और ऑप्शन डी संतरा। तो मार्मलेड तैयार करने के लिए जो रहता सबसे उपयुक्त होता है वो होता है संतरा। संतरा जो है वो मार्मलेड बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त रहता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या जो है 7। प्रश्न संख्या 7 को पढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7 कहता सुअर के नमकीनी मांस, सुअर के नमकीनी मांस को कहा जाता है, सैल्टेड मीट को क्या कहा जाता है? यहाँ पे ध्यान देने की बात होगी, यहाँ पे नमकीन मांस के बारे में बात कर रहा है कि सुअर के नमकीन मांस को क्या कहा जाता है, सुअर के नमकीनी मांस को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन ए बेकन, ऑप्शन बी बीफ, ऑप्शन सी पोर्क और ऑप्शन डी चिकन। ऑप्शन डी जो है वो है चिकन। तो सूअर के नमकीनी मांस के बारे में यदि बात करेंगे तो उसका ऑप्शन संख्या ए बेकन जो है वो ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन संख्या ए जो है वो सही होगा। बीफ के बारे में अगर हम बात करें, बीफ किसका जो मांस होता है वो होता है भैंस का, भैंस का। भैंस के मांस को क्या कहते हैं? बीफ कहते हैं। अच्छा, पोर्क के बारे में बात करते हैं। पोर्क जो होता है वो मांस होता सूअर का, वो मांस होता सूअर का। अब यहाँ पे नमकीनी मांस होता है उसको बेकन कहते हैं, और जो पोर्क होता है वो होता है वो भी सूअर का होता है। दोनों में डिफरेंस क्या होता है? जो नमकीनी मांस होता है जिसको हम बेकन कहते हैं वो सूअर की चर्बी रहित होता है और उसकी पीठ तथा उसके पेट का भाग होता है, इसलिए वो सैल्टेड मीट कहलाता है, वो जो है वो बेकन कहलाता है। ऑप्शन डी की बात करेंगे चिकन। चिकन जो है, चिकन का जो मांस है, चिकन मांस जो है वो होता है मुर्गे का, मुर्गे का। तो सूअर के नमकीनी मांस को कहा जाता है, वो कहा जाता है बेकन, और बेकन हमारा ऑप्शन संख्या ए जो है वो राइट है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8। और प्रश्न संख्या 8 जो है वो हमारी संबंधित है भेड़ से, भेड़ से संबंधित प्रश्न है हमारा। तो प्रश्न को पढ़ते हैं हम एक बार। भेड़ की नस्ल डॉली किसके द्वारा उत्पन्न की गई? भेड़ की नस्ल डॉली किसके द्वारा उत्पन्न की गई थी? तो देखिए, बात करते हैं डॉली की। तो डॉली जो है वो क्या थी? एक क्लोन थी, एक क्लोन के द्वारा डॉली को बनाया गया था, और भेड़ के क्लोन से जो बच्ची का जन्म हुआ था, यानी मादा भेड़ का जन्म हुआ था, उसका नाम रखा गया था डॉली। तो इसके जो बनाने वाले जो थे, यानी इसका जो आविष्कार किया था, उसको जो जन्म दिया था अपनी लेबोरेटरी में, तो उनको ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन ए बिलमुट, ऑप्शन बी बीपी पाल, ऑप्शन सी विलियम गॉड और ऑप्शन डी एम एस स्वामीनाथन। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन संख्या ए बिलमुट, ऑप्शन संख्या ए बिलमुट। और बिलमुट का पूरा नाम था इयान बिलमुट, इयान बिलमुट इनका पूरा नाम था, और ये कहाँ से थे? स्कॉटलैंड से थे, स्कॉटलैंड के थे, स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड के थे। बीपी पाल किससे संबंधित है? बीपी पाल रोज से संबंधित है, रोज से यानी गुलाब से संबंधित, और इनको फादर ऑफ रोज भी कहा जाता है। एम एस स्वामीनाथन आप लोगों को पता ही है, ये फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन है, हरित क्रांति के जनक जो हैं वो एम एस स्वामीनाथन है। तो प्रश्न संख्या 8 का जो हमारा ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए इयान बिलमुट। इयान बिलमुट जो है वो डॉली जो नस्ल है उसको उत्पन्न करने वाले थे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 9, प्रश्न संख्या 9, प्रश्न संख्या 9 को देखते हैं। बकरी का वंश है, बकरी का वंश है। ऑप्शन ए ओबिस, ऑप्शन बी केपरा, ऑप्शन सी बोस और ऑप्शन डी बुबेलस, ऑप्शन डी बुबेलस। तो देखिए, जो हमारी कोई भी प्रजाति बनती है वो जीन्स और स्पीशीज से मिलकर ही बनती है। तो बकरी का जो वंश होगा वो होगा आपका केपरा, बेकस केपरा, और इसका जो पूरा नाम होता है
केपस हिरस्कुटा होता है, केपस हिरस्कुटा होता है। अच्छा, बात करते हैं ओबिस। ओबिस के बारे में बात की जाए, ओबिस, ओबिस जो होता है वो किसकी, इस ओबिस वंश से यानी ओबिस जो जीन से संबंधित हैं वो होती है आपका भेड़, भेड़, वो होती है भेड़। बोस के बारे में बात की जाए तो बोस क्या होता है, बोस होती है गाय। बोस किससे संबंधित है, गाय से, गाय। बुबेलस, बुबेलस क्या होती, भैंस होती है। बुबेलस जो होती वो भैंस होती है। बोस इंडिका इसका नाम भी है, बॉटिकल वो सॉरी जूलॉजिकल जंतु वैज्ञानिक नाम जो है वो गाय का है, बोस इंडिकस है। बुबेलस, बुबेलस जो होता है वो जंतु वैज्ञानिक नाम होता है भैंस का, और इसकी जीन्स क्या है, बुबेलस है। तो बकरी का जो वंश होगा वो केपरा होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा ये रहा, अगला प्रश्न, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है हमारा, बेर में प्रूनिंग का उचित समय। बेर में प्रूनिंग का उचित समय। प्रूनिंग को क्या कहते हैं, कृंतन कहते हैं, कृंतन, कृंतन कहते हैं। प्रूनिंग को कृंतन कहते हैं, काट छांट की जो क्रिया है वो प्रूनिंग कहलाती है। ऑप्शन देखते हैं, वर्षा ऋतु, ऑप्शन बी शरद ऋतु, ऑप्शन सी बसंत ऋतु, और ऑप्शन डी ग्रीष्म ऋतु। तो बेर में प्रूनिंग का जो टाइम होता है, बेर में अगर प्रूनिंग के टाइम की बात की जाएगी कि बेर में प्रूनिंग का टाइम क्या होता है, तो वो होता है हमारा ऑप्शन संख्या सी बसंत ऋतु, ऑप्शन संख्या बसंत ऋतु। बसंत ऋतु का मतलब है कि बेर में फरवरी मार्च में हम लोग क्या कर देते हैं, कटाई छटाई कर देते हैं, कटाई छटाई कर देते हैं। बेर जो है वो हैवी प्रूनिंग प्लांट है, हैवी प्रूनिंग प्लांट, इसमें अत्यधिक कटाई छटाई की आवश्यकता होती है। बेर जो है वो गरीबों का सेब कहलाता है, बेर जो है वो गरीबों का सेब कहलाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 11। सब्जियों की कैनिंग की जाती है, सब्जियों की कैनिंग की जाती है। कैनिंग जो होता है, कैनिंग होता है डिब्बाबंदी, डिब्बाबंदी, डिब्बाबंदी। तो जो सब्जियों की कैनिंग की जाती है वो किससे की जाती है, तो ऑप्शन संख्या देखते हैं हम। ऑप्शन क्या क्या, ऑप्शन ए वाइन में, ऑप्शन बी सिरप में, और ऑप्शन सी आशुद्ध जल में, और ऑप्शन डी कोई नहीं। तो देखिए, सब्जियों की जो कैनिंग की जाती है, सब्जियों की जो कैनिंग की जाती है वो की जाती है ब्राइन में। सब्जियों की जो कैनिंग की जाएगी वो की जाती है ब्राइन में। ब्राइन होता क्या है, ब्राइन होता है सॉल्ट प्लस वाटर, वाटर का सॉल्यूशन होता है। यानी कि इस सॉल्यूशन में क्या होता है कि नमक की अत्यधिक मात्रा होती है, जिससे हम सब्जियों को क्या कर लेते हैं, प्रिजर्व कर लेते हैं अत्यधिक समय के लिए, जिससे कि वो खराब ना हो, अत्यधिक समय के लिए जिससे वो खराब ना हो। अगर हम सिरप की बात की जाए तो सिरप क्या है, तो सिरप होता है जो फ्रूट्स होते हैं उनके जूसों का फ्लेवर होता है, सिरप में जो होता है वो फ्लेवर होता है। तो सब्जियों की कैनिंग की जाती है वो ब्राइन में की जाती है, यानी कि नमक, नमक और पानी का घोल होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 12 कह रहा है, कौन सी प्लांटेशन क्रॉप में स्किफिंग, स्किफिंग प्रयोग में लाई जाती है। कौन से ऐसे ट्रांसप्लांटिंग क्रॉप है जिसमें स्किफिंग प्रयोग में लाई जाती है। ऑप्शन ए रबर, ऑप्शन बी कॉफ़ी, ऑप्शन सी चाय, और ऑप्शन डी काजू। तो स्कफिंग की जो प्रक्रिया, स्कफिंग की जो प्रक्रिया प्रयोग की जाती है वो की जाती है हमारी चाय में। किसमें प्रयोग की जाती है, चाय में की जाती है। इसका मतलब होता है कि चाय के जो पौधे होते हैं उनमें पुरानी पत्तियों को हटाना, ओल्ड स्लीप को रिमूव करना, रिमूव करना। जो पुरानी पत्तियां हैं उनको हटा दिया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, स्किफिंग कहते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 को पढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 13 हमारे क्या कह रहा है,
जेली बनाने के लिए एक आदर्श फल में क्या होना आवश्यक है? जेली बनाने के लिए एक आदर्श फल में क्या होना आवश्यक है? ऑप्शन है पैक्टिन और शर्करा, अम्ल और प्रोटीन, शर्करा और अम्ल, पैक्टिन और अम्ल। तो ये कह रहा है कि एक अच्छी जेली बनाने के लिए, एक आदर्श जेली बनाने के लिए फल में क्या होना आवश्यक है? तो इसका ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन संख्या डी, पैक्टिन और अम्ल। पैक्टिन और अम्ल का यानी एसिड का होना आवश्यक होता है। कोई भी जेली बनाने के लिए पैक्टिन जो है वो सर्वाधिक आवश्यक जो है वो पैक्टिन ही आवश्यक होता है, पैक्टिन आवश्यक होता है। तो अगर पूछा जाता है जेली बनाने के लिए सर्वोत्तम फल कौन सा होता है, आदर्श फल की बात की जाए, अगर आदर्श फल की बात कर लें कि आदर्श फल कौन सा होगा जेली के लिए, तो वो होगा गुआवा, वो होगा गुआवा। अमरूद जो है वो जेली बनाने के लिए सर्वोत्तम होता है। और पैक्टिन को नापने वाला जो यंत्र होता है उसको कहते हैं हम जेली मीटर, उसको कहते हैं जेली मीटर, उसको कहते हैं जेली मीटर। तो देखिए इसमें जेली बनाने के लिए आदर्श फल में क्या होना आवश्यक है, वो है पैक्टिन और अम्ल की आवश्यकता होती है। पूछा जाए जेली बनाने के सबसे आदर्श फल कौन सा होगा, तब हमारा जो आंसर रहेगा, जो हमारा जवाब रहेगा वो रहेगा गुआवा। कभी कभी पूछा जाता है कि जेली बनाने के लिए जो जो आवश्यक तत्व है पैक्टिन, उसको किस यंत्र की सहायता से नापते हैं, मापते हैं, तब हमारा ऑप्शन होता है जेलीमीटर। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 14, प्रश्न संख्या 14, प्रश्न संख्या 14 को देखते हैं और इसको पढ़ते हैं एक बार। बधिया पक्षी को क्या कहा जाता है? बधिया पक्षी को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए टेजर बुल, ऑप्शन डी कैपन, ऑप्शन सी कैपोनाइजेशन और ऑप्शन डी नकलिंग। तो इसमें कह रहा है कि जो एक पक्षी है जो बधिया है, अर्थात उसको इस अवस्था में कर दिया गया है जिससे कि वो संतान उत्पन्न ना कर सके, तो उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है केपन कहा जाता है। ऑप्शन संख्या बी जो है वो केपन हमारा आंसर जो होगा वो हमारा बिल्कुल सही होगा, केपन। टीजर जो बुल होता है इसमें क्या होता है, इसमें जो उसका बधियाकरण कर दिया जाता है, तो किस में किया जाता है, ये सांड यानी कि बैलों में, सांड यानी कि बैलों में किया जाता है, सांड या बैलों में। कैपोनाइजेशन क्या होता है? कैपोनाइजेशन की प्रक्रिया जो होती है उसमें बधियाकरण किया जाता है मुर्गियों में, मुर्गियों में, यानी मुर्गियों का मतलब मुर्गा से संबंधित होगा, ठीक है, मुर्गा में होगा। और इसका उद्देश्य क्या होता है, उच्च क्वालिटी का, उच्च क्वालिटी का, उच्च क्वालिटी का मीट मिले, उच्च क्वालिटी का जो है वो इनको मांस चाहिए होता है। नकलिंग, नकलिंग पे बात कर लेते हैं। नकलिंग किससे संबंधित है? नकलिंग जो है पशुपालन से संबंधित है। और ये इसका इसका मतलब होता है, नकलिंग का मतलब होता है कि जो दूध दूहने की जो विधि होती है जिसमें हम जिस जानवरों में जो उनके थन होते हैं, इनका आकार छोटा होता है, लंबाई कम होती है, उनको हम अंगूठी की सहायता से दो उंगलियों के बीच फंसाकर ऊपर से नीचे की तरफ करते हैं जिससे कि दूध निकलने की प्रक्रिया होती है। तो नकलिंग क्या है? दूध निकालने की एक प्रक्रिया है। टीजर बुल क्या करते हैं? सांडों में नसबंदी करते हैं। कैपन क्या होता है? कैपन बधिया जो पक्षी होते हैं उसको कहते हैं। कैपोनाइजेशन क्या होता है? मुर्गा को बधियाकरण करने, यानी जो बधिया मुर्गा उसका कैपोनाइजेशन होता है। नकलिंग जो है दूध निकालने की प्रक्रिया होती है। अब इसी में अगर हम थोड़ी सी और बात कर लेते हैं, इसमें बात कर लेते हैं कि पक्षी विज्ञान को क्या कहते हैं? पक्षी विज्ञान को, पक्षी विज्ञान को हम क्या कहते हैं? तो पक्षी विज्ञान को हम लोग कहते हैं और नीथोलॉजी, नीथोलॉजी, ऑर्थिनीथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी कहते हैं, यानी कि पक्षी विज्ञान कहते हैं। अगर पूछा जाए
कि पक्षी से संबंधित कोई सेंटर बताइए, तो हमारा हो जाएगा CARI। CARI, C फॉर होता है सेंट्रल, A फॉर होता है एवियोन, R फॉर होता है रिसर्च और I फॉर होता है इंस्टीट्यूट, यानी केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान। और ये कहाँ स्थित है? ये जो स्थित है हमारा इज्जत नगर बरेली, इज्जत नगर बरेली में। तो केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? इज्जत नगर बरेली में। IVRI कहाँ स्थित है? IVRI जो है वो भी हमारा इज्जत नगर बरेली में स्थित है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 को एक बार देखिएगा। देखिए, जो भी प्रश्न हैं वो बड़ा सिलेक्टेड प्रश्न लाए जाते हैं और आशा की जाती है कि आप पूरा वीडियो देख के उन प्रश्नों को अच्छे से याद करेंगे, रिवाइज करते रहेंगे। थोड़े थोड़े प्रश्नों को करेंगे तो एक दिन आपके पास इतना सारा भंडार हो जाएगा कि आपसे कोई भी प्रश्न बच नहीं पाएंगे। संभवतः प्रयास यही रहना चाहिए और उसके लिए थोड़ी सी मेहनत करने की आवश्यकता होती है, उसके लिए थोड़ी सी मेहनत करने की भी आवश्यकता होती है। देखते हैं प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 क्या कहता है? जादुई वृक्ष की उपमा दी गई है। जादुई वृक्ष की उपमा दी गई है, यानी मिरेकल ट्री की जो है वो सरनेम दिया गया, उसको उपमा दी गई है। तो देखते हैं ऑप्शन संख्या ए आम को, ऑप्शन बी नीम को, ऑप्शन सी सुबबूल को और ऑप्शन डी शीशम को। तो देखिए, जादुई वृक्ष की जो उपमा दी गई है वो दी गई है ऑप्शन संख्या सी सबबूल को। जादुई वृक्ष की उपमा दी गई है, सबबूल को जादुई वृक्ष की उपमा दी गई है। ठीक है, सबबूल जो होता है उसको जादुई वृक्ष की उपमा दी गई है। और इसको सबबूल को अगर इसके बॉटिकल नाम की बात करें तो इसका बॉटिकल नेम है ल्यूकेना ल्यूकोसेफोला। ल्यूकोना ल्यूकोसेफोला। अच्छा, इसका उपयोग क्या होता है, यूज़ क्या होता है? इसका यूज़, जो सुबबूल है इसका यूज़ क्या होता है? देखिए, सुबबूल को हम फूडर क्रॉप्स के रूप में यूज करते हैं। फूडर क्रॉप, चारे के रूप में यूज करते हैं इसका। ठीक है, फ्यूल के रूप में भी प्रयोग होता है। अब फ्यूल में वो चाहे घर में जलाने के लिए ईंधन का प्रयोग करते हैं, क्योंकि इसकी लकड़ी जो है वो काफ़ी कमज़ोर होती है। और इसका बायोगैस में भी यूज़ करते हैं, बायोगैस में भी यूज़ करते हैं। फूडर में यूज़ करने के लिए इसकी जो प्रारंभिक अवस्था होती है उसमें इसको काट कर जानवरों को खिलाया जाता है, लेकिन बस इस चीज़ का ध्यान रखना होता है कि इसमें 15 से 20% हरा चारा मिलाना आवश्यक होता है। हरा चारा मिलाना आवश्यक होता है। तो जादुई वृक्ष की उपमा दी जाएगी वो हमारे सुबबूल को दी जाएगी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 16। प्रश्न संख्या 16 आप लोगों का सबका पढ़ा हुआ ये प्रश्न होगा, उम्मीद करते हैं इसका सभी अच्छे से याद देंगे। हल्दी का वैज्ञानिक नाम है। हल्दी का वैज्ञानिक नाम है। ये हल्दी का साइंटिफिक नेम पूछ रहा है। साइंटिफिक नेम पूछ रहा है, या जिसको हम लोग बोल सकते हैं हल्दी का ये बॉटिकल नेम पूछ रहा है। हल्दी का ये बॉटिकल नेम पूछ रहा है। एक मिनट। हल्दी का बॉटिकल नेम, हल्दी का बॉटिकल नेम, बॉटिकल नेम पूछ रहा है कि हल्दी का बॉटिकल नेम क्या है। तो पहला देखते हैं, करक्यूमा लौंगा। ऑप्शन बी फेरुला एसेटोफोइटा, फेरुला एसेफोटिटा। ऑप्शन सी सेटालम एल्बम, सेंटालम एल्बम। ऑप्शन डी ओसिमम सेक्टम, ओसिमम सेक्टम। तो देखिए, जो हमारी जो हल्दी होती है, हल्दी का जो बॉटिकल नेम होता है वो होता है ऑप्शन संख्या ए करक्यूमा लौंगा। ऑप्शन संख्या ए करक्यूमा लौंगा जो है वो बॉटिकल नेम है हमारी हल्दी का, बॉटिकल नेम है हल्दी का। अब देखते हैं बाकी के। बाकी में देखते हैं फेरुला एसोफोइटिडा, फेरुला एसोफोइटिडा। ये जो बॉटिकल नेम होगा वो होगा हमारा हींग का, हींग का, हींग का बॉटिकल नेम होगा। कौन सी? अच्छा, हींग का मूल स्थान कौन सा है? मूल स्थान है ईरान, मूल स्थान है ईरान। ऑप्शन सी में बात करते हैं, सेंटालम एल्बम पे बात करते हैं। तो सेंटालम एल्बम जो होता है वो सैंडलवुड होता है, यानी कि चंदन,
चंदन, सैंडलवुड यानी कि चंदन का होता है। ओसिमम सेक्टम की बात की जाए, ओसिमम सेक्टम होता है, ये होती है तुलसी का बॉटिकल नेम, तुलसी, तुलसी का बॉटिकल नेम होता है ओसिमम सेक्टम। तो हल्दी का वैज्ञानिक नाम बॉटिकल नेम होगा करकाक्यूमा लौंगा, करकाक्यूमा लौंगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 17 और प्रश्न संख्या 17 को एक बार पढ़ते हैं कि प्रश्न संख्या 17 क्या कह रहा है। विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 21 अक्टूबर, ऑप्शन बी 21 जुलाई, ऑप्शन सी 21 मार्च और ऑप्शन डी 21 दिसंबर। तो हमारा जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन संख्या सी 21 मार्च जो है, 21 मार्च को हम विश्व वानिकी दिवस के रूप में मनाते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18, प्रश्न संख्या 18, प्रश्न संख्या 18। तो प्रश्न संख्या 18 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 18 हमारा कह रहा था तंबाकू मोजेक वायरस, तंबाकू मोजेक वायरस, तंबाकू मोजेक वायरस की खोज किसने की? ये पूछ रहा है जो तंबाकू मोजेक वायरस होता है, यानी कि जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं TMV, टोबैको मोजेक वायरस। तो तंबाकू मोजेक वायरस के बारे में पूछ रहा है कि तंबाकू मोजेक वायरस की खोज किसने की? तो देखते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन ए MW बेजरनिक, बेजरनिक, ऑप्शन बी लुई पाश्चर, ऑप्शन सी एडवर्ड जेनर और ऑप्शन डी रॉबर्ट कोच। तो ये कह रहा है कि जो तंबाकू का मोजेक वायरस रोग है उसकी खोज जो है वो किसने की, कि वायरस की खोज किसने की? तो वो होगा हमारा ऑप्शन संख्या ए, ऑप्शन संख्या ए MW बेजरनिक, MW बेजरनिक जो है इन्होंने तंबाकू मोजेक वायरस की खोज की थी। तंबाकू मोजेक वायरस जो किससे फैलता है, ये वायरस तो है लेकिन फैलना इसका वाहक कीट कौन होता? तो वाहक कीट इसका होता एफिड, एफिड जो है वो उसके द्वारा ये एक दूसरे पर स्थानांतरित कर दिया जाता है। बात करते हैं ऑप्शन संख्या बी की। ऑप्शन संख्या बी है जो लुई पाश्चर, इन्होंने किसकी खोज की थी? इन्होंने रेबीज के टीके की खोज की थी, रेबीज टीका बनाया था, रेबीज का टीका बनाया था। एडवर्ड जेनर की बात करेंगे तो एडवर्ड जेनर जी ने चेचक का टीका बनाया था, चेचक टीका। ऑप्शन संख्या जो हमारा डी बचता है रॉबर्ट कोच, रॉबर्ट कोच जो है जो टीबी यानी कि ट्यूबरक्लोसिस जो है टीबी के जो बैक्टीरिया हैं उनकी खोज की थी। तो तंबाकू मोजेक वायरस की खोज MW बेजरनिक ने की है और जो तंबाकू मोजेक वायरस होता है वो उसका वाहक कीट कौन सा? वो एफिड होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 19, प्रश्न संख्या 19 क्या कहता है इसको एक बार पढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 19, प्रश्न संख्या 19 को पढ़ते हैं। कपास की एक बेल का वजन किलोग्राम होता है। कपास की यानी कपास जो है, कपास जो हम उसकी जो गिनिंग कर देते हैं यानी बीज को और उसके रेशो को अलग कर लेते हैं, तो उन जो रेशो का है उसका एक हम लोग क्या बनाते हैं, लिंट बनाते हैं, एक जो है वो टोकरी टाइप से जिसमें पूरा एक भर लेते हैं पूरे कपास को, तो उसको बेल बोलते हैं। उस बेल का वजन पूछते हैं कि बेल का जो वजन होता है वो कितना होता है। ऑप्शन ए 160 किलोग्राम, ऑप्शन ए 160 किलोग्राम, ऑप्शन बी 170 किलोग्राम, ऑप्शन सी 180 किलोग्राम और ऑप्शन डी 178 किलोग्राम। ये पूछ रहे हैं कपास की जो एक बेल है उसका वजन कितना होता है। तो हमारा जो ऑप्शन होगा ऑप्शन संख्या सी, सॉरी ऑप्शन संख्या बी 170, 170 किलोग्राम एक बेल का वजन होता है। अगर इसको पाउंड में बात की जाए तो पाउंड कितना होता है? तो पाउंड होता है लगभग 350 पाउंड की होती है, 350 पाउंड की होती है, 350 पाउंड होता है इसका, 350 पाउंड इसका वजन होता है। और 180 ये किसका वजन? 180 जो होता है वो जूट की एक गांठ का वजन होता है, एक गांठ के वजन। तो कपास की एक बेल का वजन किलोग्राम में यानी कपास की जो एक गांठ होती है उसका वजन होता है 170 किलोग्राम। और अगर पूछा जाए कि जूट की एक गांठ का वजन कितना होता है तो वो होता है 180 किलोग्राम। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 20। प्रश्न संख्या 20 को पढ़िए। कैनोला का संबंध है, कैनोला का संबंध ऑप्शन ए सरसों से, ऑप्शन बी कुसुम से, ऑप्शन सी नाइजर से, ऑप्शन डी आपका सूरजमुखी से। तो देखिए सभी लोग, ये जो प्रश्न संख्या 20 है इसको आपको होमवर्क के रूप में दिया जा रहा है, होमवर्क के रूप में दिया जा रहा है। अब जब आपको कल एक अगले जब भी टर्म में आपको नया वीडियो मिले, ठीक है, तब आप उस वीडियो में भी इसको आंसर दे सकते हो, या जब ये वीडियो देखें और आपको इसका आंसर पता है तो आप इसका आंसर दे सकते हैं। प्रश्न संख्या कैसे आंसर कैसे देना है, तो क्वेश्चन नंबर 20 और उसके बाद जो भी आपको ABCD जो भी आपको लगता है वो आप आंसर दीजिए। कोशिश करिएगा इस प्रश्न को अच्छे से ढूंढने के बाद में, अगर नहीं आ रहा तो अच्छे से ढूंढने के बाद में उसके बाद आंसर करिएगा, ठीक है, जिससे कि आपको होमवर्क होता रहे। तो इसमें एक प्रश्न जो है वो श्रृंखला में होमवर्क के रूप में आपको देते रहेंगे, एक जो प्रश्न है वो हम आपको श्रृंखला के रूप में देते रहेंगे, जिससे कि आप लोग अपने स्टडी भी करते रहेंगे और उसको आप गेन भी करते रहेंगे। हमारी कोशिश रहेगी कि आपको डेली एक न एक श्रृंखला आपको मिलती रहे, एक वीडियो डेली आपको मिलती रहे। कुछ नहीं तो 15 से 20 क्वेश्चन ही होते रहें आपको डेली, तो एक समय ऐसा आएगा आपके बहुत सारे क्वेश्चन आपको तैयार हो जाएंगे। तो हम चाहेंगे हमारे जो चैनल को कुछ लोग नए जुड़े होंगे तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, एक बात और, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ चैनल पे लाइक, जो वीडियो देखते हैं उसको लाइक या कमेंट्स कर दिया करें, तथा फ्रेंड्स वगैरह जो हैं उनको शेयर भी कर दिया करें। इससे क्या होगा, आपका परिवार बढ़ता रहेगा। हमारे जो हमारे कृषि छात्र हैं, कृषि के जो किसान भाई हैं वो भी जुड़ते रहेंगे। जल्दी कोशिश करेंगे किसान भाइयों के लिए हम एक लाभदायक वीडियो लेके आएँ किसी फसल के अंतर्गत, जिससे कि उनको कुछ ना कुछ लाभ अर्जित। तो बताइएगा वीडियो के माध्यम से, कमेंट के माध्यम से कि आपको हमारा ये वाला सेशन कैसा लगा। चलते हैं, ठीक, धन्यवाद।